बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम रिलेशनल डेटाबेसिस पढ़ रहे थे। हमने इसमें डिस्कस किया था एंटिटी, दो एंटिटीज थी, सप्लायर पार्ट और उनके एंटिटी के हमने देखे थे कि एंटिटी के रिकॉर्ड्स कौन से हैं, या उसको टपल्स कहते हैं, जो रो में होते हैं। डिफरेंट रिकॉर्ड थे। फॉर एग्जांपल सप्लायर नंबर थे, तो डिफरेंट सप्लायर नंबर जब हमने रोज में रखे तो हमने उसको टपल्स या रिकॉर्ड का। फिर हमने एंटिटी के एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स देखी, जो कॉलम थे उसको एंटिटी की हमने फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कह दिया कि सप्लायर है तो उसका एट्रीब्यूट नंबर है, नेम एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने कहा कि कोई एक एट्रीब्यूट जो है हमने उसको प्राइमरी की बनाना है, जिससे थ्रू विच वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी, जो इस केस में सप्लायर नंबर था, और पार्ट के केस में क्या था, पार्ट नंबर था। ये इसका प्राइमरी की हो गया। लेकिन अगर एक एंटिटी के अंदर किसी और की प्राइमरी की भी यूज हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, फॉरेन की। लाइक से ले लेते हैं ये फॉरेन की। ये फॉरेन की देखें, यहाँ पे इसकी प्राइमरी की है। तो फॉरेन की क्या होती है, किसी और डेटाबेस एंटिटी की प्राइमरी की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। ठीक है, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब पीछे इनकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन इनकी क्या है कि रिलेशनल डेटाबेसेस जो है हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेसेस हमारे पास टू डायमेंशनल टेबल्स में होते हैं। टू डायमेंशनल टेबल्स होते हैं। ईच टेबल कंटेन्स डेटा एंड एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। जो ग्रिड्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज है, फर्दर जो रोज होते हैं वो टपल्स कहलाते हैं। रोज हमने देखा टपल्स थे और रिकॉर्ड थे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। जो फील्ड्स हैं, कॉलम्स, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं एंटिटीज की। ठीक हो गया। जो टेबल इटसेल्फ है वो किसका बनता है, टेबल जो हमारे पास वो एंटिटी का बनता है। एंटिटी हमारे पास टेबल बन जाता है। उसके बाद फिर ये की फील्ड्स हैं। की फील्ड के फील्ड यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ठीक है, उसको हम की फील्ड कहते हैं। यहाँ पे देखें, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, की फील्ड हो गया। फॉर एग्जांपल ये की फील्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। 8 to 5 9 है तो वो की फील्ड है, क्योंकि उसका एक अपना रिकॉर्ड है। इसी तरह 8 4 4 जो लास्ट वन है, ये यूनिक की फील्ड है, क्योंकि इसका अपना एक रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद प्राइमरी की है, जिससे हम पूरे जो एंटिटी है, फील्ड इन यूज टू फॉर की फील्ड्स। जो प्राइमरी किसी एक एंटिटी को, जो सप्लायर को हमने सप्लायर नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी की है। और फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की यूज इन सेकंड टेबल एज लुकअप फील्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखें, इंस्टेड के मैं यहाँ पे ये बताऊं कि ये जो मेरे पास पार्ट नंबर था, ये पार्ट नंबर, उसका फिर बताऊं किस सप्लायर का, फिर उसकी डिटेल्स दूं, बस डायरेक्टली यहाँ पे उसके सप्लायर नंबर डाल दिए प्राइमरी की, और अगर सर्च करना है तो वो आप उससे सर्च कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। ठीक हो गया, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर आगे जाते हैं, ऑपरेशनल ऑपरेशंस करते हैं। जो 3 मेजर ऑपरेशन हम करते हैं, हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सेलेक्ट करते हैं कि पार्टिकुलर हम एट्रीब्यूट एंटिटीज को सिलेक्ट करते हैं, ये एंटिटी और ये एंटिटी, इनको सेलेक्ट किया, ज्वाइन, उन दोनों को हमने ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट कर देते हैं, जो जो हमने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखें। फॉर एग्जाम्पल, द 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। The select, join, and project operation enables data from 2 different tables to be combined and only select attributes to be displayed. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसने हमारे पास क्या चीज़ ली है। अच्छा, ये इसने यहाँ पे क्या किया, पार्ट का डेटा है और सप्लायर का डेटा है, तो ज्वाइन कर दो बाय सप्लायर नंबर। इसको, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करो सप्लायर नंबर के साथ। क्यों, क्योंकि सप्लायर नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, कंबाइंड सप्लायर नंबर है। ठीक है, अच्छा, सप्लायर नंबर को तो ज्वाइन कर दो, लेकिन मुझे किस पार्ट की डिटेल चाहिए, सिलेक्ट पार्ट नंबर 137 और 150, 137 और 150 पे ज्वाइन कर दो। तो अब 137 मेरे पास कौन से हैं, 137 को अगर मैं देखूं, इसके पेन को कलर को मैं चेंज करके ये करूँ, तो 137 कौन सा, 137 मेरे पास एक ये है, दिस इज 137, और कौन सा है, और 150। तो 150 हमारे पास क्या है, ये 137 और 150 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे देखिए इसने कहा 137 पे करो या 150 पे करो। तो एक ये 137 है, 1 है, 2 हो गया 150, और कोई नहीं है मेरे पास। तो 137 और 150 की ये भी डिटेल्स हैं। ठीक है, ज्वाइन बाय सप्लायर नंबर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 137 का क्या आ गया, पार्ट नंबर, प्रोजेक्टेड सिलेक्टेड कॉलम्स। इसमें मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, इससे मैंने क्या मांगा हुआ था कि मेरे पास इसने शो कर दिया 137, ये इसका 137 का पार्ट नंबर आ गया, पार्ट नेम आ गया, सप्लायर नंबर आ गया और सप्लायर नेम आ गया। मैंने इससे मांगा ही था सप्लायर नेम। ठीक है, आगे क्यूरी में उन्होंने दिया ही होगा, वरना ये पूरी डिटेल्स भी दे सकता था सारी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आप स्केप करके नीचे देखें, आउट ऑफ स्लाइड शो आए। अच्छा, ये अभी नहीं आ रहा, आउट ऑफ स्लाइड शो जब मैं आया,
ओके, शेयर मैंने किया। यहाँ पे देखें तो आप इसको नीचे देखा करें। आई होप कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हाँ हो रही है। दिस ग्राफिक illustrates result from combining select, join and project operation to create a subset of data। तो इससे क्या हुआ, आपने एक सबसेट ऑफ डेटा क्रिएट किया। सिलेक्ट ऑपरेशन रिट्रीव्स जस्ट दोज पार्ट इन द नंबर टेबल्स हुज पार्ट इज 137 और 150। तो जो सिलेक्ट था वो क्या कर रहा था, 137 और 150 उसने चेक किया, ये क्यूरी उसने लगाई कि भाई 137 और 150 डेटाबेसेस में जो है उसको सिलेक्ट कर लो। The join operation uses the foreign key of the supplier number provided by the part table to locate the supplier data from the supplier table for just those records selected in the select operation। तो उसने कहा 137 और 150 में जो सप्लायर आ रहे हैं सप्लायर नंबर से उनका डेटा भी साथ ज्वाइन कर दो सप्लायर टेबल। अच्छा, फिर कहा फाइनली प्रोजेक्ट ऑपरेशन लिमिट्स द कॉलम्स टू बी शोन by simply be part number, part name और supplier number and supplier name orange rectangle। ठीक है, तो उसने फिर इस पे प्रोजेक्शन कर दी इनकी। ठीक हो गया। अच्छा, आई होप यहाँ पे स्क्रीन शेयर में नज़र आ रहा होगा। मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर मैं दोबारा जाता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि स्क्रीन शेयर पे गए और पावर शो पे यहाँ चले गए। हाँ ठीक है, आई होप नज़र आ रहा होगा सबको। अच्छा, यहाँ से फिर फर्दर आपने देख लिया कैसे तीन ऑपरेशन की। सिलेक्ट 137 पे किया, ज्वाइन कर दो बाय सप्लायर नंबर, तो प्रोजेक्ट करके मुझे सिर्फ प्रोजेक्टेड सिलेक्टेड कॉलम, ये 4 कॉलम मुझे प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, ये आप क्यूरीज लिखते हैं। नेक्स्ट पे जाए। ठीक है, ये जो आप क्यूरी लिखते हैं इसको हम कहते हैं सीक्वल की एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल भी पढ़ते हैं और इसको सीक्वल भी प्रोनाउंस किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में आप इसको काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 मेजर ऑपरेशंस हैं, सिलेक्ट, ज्वाइन। पहला कौन सा हो गया, सिलेक्ट बाय पार्ट नंबर, ज्वाइन फ्रॉम द फॉरेन की इन्होंने किया कॉमन और प्रोजेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट सिलेक्ट, फिर दूसरा किया ज्वाइन, आपस में मिलाएं और उसको प्रोजेक्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस में आपके पास सीक्वल भी है और नो सीक्वल की बात करें। अब ये नो सीक्वल हमारे पास कब आता है, यहाँ पे जब नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। वो जो सीक्वल है वो कब काम करता है, जब रिलेशनल डेटाबेस है। जब नॉन रिलेशनल डेटाबेस है तो आपका नो सीक्वल काम करते हैं, मोर फ्लेक्सिबल है, डेटा सेट स्टोर्स अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स, इजियर टू स्केल, हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस, ग्राफिक्स। और ये तो जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस है, जो फेसबुक है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल है। बल्कि इसमें नो सीक्वल के अलावा दुनिया बहुत आगे चली गई है, बल्कि अब तो मशीन लर्निंग के जरिए ही बस पैटर्न से ही चीजें सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारे डेटाबेसेस। इसके अलावा कहाँ होते हैं, क्लाउड में होते हैं, टिपिकली लेस फंक्शनैलिटी देन ऑन प्रीमिसेस डेटाबेसेस। क्लाउड डेटाबेसेस हैं आपके पास, और अमेजॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल एज़ोर प्राइवेट क्लाउड्स। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो आ गई है वो अब उसके ये जिक्र हो रहा है, इन्होंने उसकी तरफ हिंट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, स्पेसिफाई स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कंटेंट यूज टू क्रिएट टेबल्स एंड डिफाइन। तो ये क्या करता है, डेफिनेशन आपने इस पे स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है कि भाई कौन से एंटिटीज होंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके कैसे आपके पास कॉलम्स बनेंगे और रोज बनेंगे। डेटा डेफिनेशन होती है। डेटा डिक्शनरी फिर फर्दर क्या होती है, डेटा डिक्शनरी ये होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर नेम है, कोई अब्दुल्ला नेम है, तो ये क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा, ये इंटीजर होगा, ये बाइनरी होगा, क्या होगा, इसको हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, जिसके जरिए आप ऐड, चेंज और डिलीट और रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस। तो वो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज सीक्वल है। और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, यूजिंग टूल्स ऑफ जनरेटिंग सीक्वल। तो जो एक्सेस है इसमें मैंने आपको असाइनमेंट भी दी, इसमें आप वर्किंग कर रहे हैं। ये भी एक आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जिसके जरिए आप डेटाबेस को स्टोर करते हैं। देखिए, आप डेटाबेस स्टोर कर रहे होते हैं, या आप उसको एडिट कर रहे होते हैं, आप डिलीट कर रहे होते हैं, आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, क्यूरीज लेके एंड सो ऑन। और आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट्स एक और कैपेबिलिटी है डेटाबेस की सीक्वल में, जिसके जरिए आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अब ये देखें, आपको इस तरह फायदा देगी क्योंकि आप असाइनमेंट भी करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। तो इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एज अ रुडिमेंटरी डेटा डिक्शनरी कैपेबिलिटी दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज, फॉर्मेट, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सप्लायर नंबर है, तो उन्होंने कहा कि ये नंबर होगा और ये सप्लायर नंबर आइडेंटिफिकेशन। सप्लायर नेम आपने यदि आप टेक्स्ट दे दें तो वो बता देगा कि अंदर जो टेक्स्ट है वो लॉग, इंटीजर होगा, ऑटो, ये सारी चीजें होगी, और सारी उसकी जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, सप्लायर है और नेविगेशन पैन के अंदर आगे बताया हुआ है कि साइज क्या और सारी डिटेल्स आपके अंदर दी हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप कुछ इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अपनी असाइनमेंट के अंदर। फिर ये देखिए, सीक्वल की आपने क्यूरी लिखी हुई है, उसने बताया हुआ है सेलेक्ट पार्ट डॉट पार्ट नंबर। जो पार्ट है हमारे पास, ये एक एंटिटी थी पीछे,
पार्ट इज एन एंटिटी, यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट एक पार्ट था और सप्लायर था, तो पार्ट के अंदर उसने कहा वो सप्लायर के अंदर, तो सब पार्ट के अंदर पार्ट नंबर है, सप्लायर के अंदर सप्लायर नंबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे पेन ले लूँ, पेन को मैं अगर रेड कर दूँ, तो सप्लायर पार्ट डॉट पार्ट नंबर, पार्ट मेरे पास एक एंटिटी है और उसके अंदर से उस पार्ट नंबर पिक करो, कॉमा इसने की है, फिर पार्ट डॉट पार्ट नेम, जो पार्ट का नेम था वो आप सिलेक्ट करें, कॉमा सप्लायर डॉट सप्लायर नंबर, सप्लायर नंबर आप पिक करें, ठीक है, और सप्लायर डॉट सप्लायर नेम इनको पिक कर लें, ठीक है। ये आपने पहला ऑपरेशन किया सिलेक्शन वन, सिलेक्शन इन चारों को सिलेक्ट किया, ठीक है। सेकंड किया वेयर, आप इस पे क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग अब आप करें, फ्रॉम कहाँ से करेंगे, पार्ट और सप्लायर इनमें से आप कर दें, इसमें से आप सेलेक्ट कर दिया वेयर, ये आप कंडीशन दे रहे हैं वेयर पार्ट डॉट वेयर पार्ट डॉट सप्लायर नंबर इज इक्वल टू सप्लायर डॉट सप्लायर नंबर, ठीक है, इसने बता दिया, ये कंडीशन दे रहे हैं कि पार्ट डॉट पार्ट नंबर के जो सप्लायर नंबर है, पार्ट का सप्लायर नंबर और सप्लायर का सप्लायर नंबर जो है वो सेम हो, ये दोनों सेम हो, ठीक है। एंड पार्ट नंबर इज इक्वल टू 137 और पार्ट नंबर इज इक्वल टू 150, क्लियर है। तो ये इसने क्यूरी बताया कि पार्ट नंबर आपको 137 हो या पार्ट नंबर, ये कंडीशन दे दी, ठीक है। अब इसको मैं पीछे लेकर जाता हूँ, अब बैक पे देखते हैं, यहाँ पे दे दिया, इसने कह दिया कि जो वेयर पार्ट डॉट पार्ट नंबर इज 137 और 150, और इसने कहा है पार्ट डॉट सप्लायर नंबर इज इक्वल टू सप्लायर डॉट सप्लायर नंबर, ये दोनों सेम हो, 8259 जो है इसने बता दिया कि ये सेम हो, 8259 और ये 8263 ये दोनों सेम है, इनका हमें डेटा उठा के दे दो, तो देखो 8263 और 8259 ये उसने बता दिया। और उसने फिर क्या मांगा था, हमने क्या शो कर दें, सिलेक्ट सप्लायर नंबर और सप्लायर नेम शो कर दें और पार्ट नंबर और पार्ट नेम, तो ये चीज़ फिर प्रोजेक्ट होगी आगे जाकर, ठीक है। आप इसको रजिस्टर में एक दफ़ा खुद से लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा आगे जाते हैं, अब ये देखें एन एक्सेस क्यूरी, अब क्यूरी आप कैसे लिखते हैं, पार्ट और सप्लायर है, दो एंटिटीज हैं, और कैसे कनेक्ट हुई है, सप्लायर नंबर यहाँ और यहाँ आपस में कनेक्ट हुआ, इसकी प्राइमरी की है पार्ट नंबर, इसकी प्राइमरी की है सप्लायर नंबर, देखिए की बनी हुई है इनके आगे, और यहाँ पे लिखा हुआ वन और यहाँ पे लिखा हुआ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है ये आप आगे फर्दर पढ़ेंगे भी, वो क्या है, वन टू मैनी। इसका क्या मतलब है कि एक सप्लायर जो है वो मैनी पार्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर है अब्दुल्ला या एक्स वाई जेड सप्लायर है, वो मैनी पार्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, वो डोर लॉक भी प्रोवाइड कर सकता है, वो नट एंड बोल्ट भी कर सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। ये आप खुद ही डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे देखें इसके अंदर टेबल नेम्स बताए हुए और सिलेक्ट उसने किया हुआ कि सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और क्राइटेरिया क्या दे रहा हूँ कि जो पार्ट नंबर है यहाँ पार्ट नंबर 137 और 150 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे डिजाइन करने की कोशिश करें और आपस में क्यूरी करें इनको कि ये कैसे आपस में ज्वाइन होंगे, और फिर आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे आगे जाके। अच्छा डेटाबेस अप्रोच टू डेटा में डिजाइनिंग डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो आप कर रहे हैं कि ये पार्ट है, इस पार्ट एंटिटी के अंदर ये पार्ट नंबर और ये सब होगा, ये डिजाइनिंग है लॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। और ये आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिजाइन करते हैं और फिजिकल लेवल पे भी, कि स्टोरेज इसकी कहाँ होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी होगी या हार्ड डिस्क पे होगी। फिर डिजाइन प्रोसेस आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स अमंग डेटा एलिमेंट्स, इनके रिलेशनशिप बता देता है, और मोस्ट एफिशिएंट वे टू ग्रुप द डेटा। और नॉर्मलाइजेशन भी है, एक टेक्निक है, आप इसको फर्दर डिटेल में भी मैं आपको डिफरेंट वीडियो सजेस्ट करूंगा। नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि आपका डेटा जो है वो रिडंडेंट ना हो और डेटाबेस जो है वो आपका लाइट रहे, हैवी ना रहे, और स्ट्रीमलाइन कर देते हैं कम्प्लेक्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा टू मिनिमाइज रिडंडेंट डेटा एलिमेंट्स एंड ऑकवर्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को स्मूथ करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के अंदर अगर आप बिफोर नॉर्मलाइजेशन ले रहे हैं, तो ऑर्डर आपने एक नया एक एंटिटी बना दी, तो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ये सब चीजें, सप्लायर नंबर, सप्लाई, ये सब कुछ आपने भरा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस जो है वो कम्प्लेक्स हो गया और वो नॉर्मलाइज नहीं है, वो हैवी हो गया इस वक्त। जबकि आपने क्या किया हुआ है कि पार्ट को आपने सेपरेट रखा है, लाइन आइटम आपने बना दी, ऑर्डर बना दी, ऑर्डर के अंदर की, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट है, सप्लायर आपके पास सेपरेट है, इनको आप ज्वाइन करते हैं आपस में। तो नॉर्मलाइजेशन के जरिए क्या है कि अगर आप ऑर्डर नंबर आप देंगे तो आपके पास ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट नंबर उसके साथ मैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो पार्ट नंबर जब मैच हो गया तो पार्ट नंबर फॉरन की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ठीक है। मैं पेन से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आपके पास बाहर से ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर का एक प्राइमरी की होगी और डेट होगी। उस ऑर्डर के लिए एक और हमने एक डेटाबेस टेबल डिजाइन किया हुआ है कि भाई ऑर्डर नंबर और उसके साथ पार्ट नंबर और
पार्ट क्वांटिटी बता दो कितनी होगी। तो जो पार्ट नंबर है यहाँ पे फॉरेन की है, ये पिक हुई है यहाँ से, ये पार्ट नंबर, ये इसकी प्राइमरी की है। तो जो पार्ट नंबर रेफर होगा इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे फर्दर डिटेल्स मिल सकती है कि ये पार्ट नेम है, ये यूनिट प्राइस है, ये इसका सप्लायर है। जब मैं सप्लायर नंबर की बात करता हूँ और अगर सप्लायर भी चाहिए तो फिर मैं फिर यहाँ से आपस में इसको रिलेट कर सकता हूँ। तो भाई अगर ये सप्लायर नंबर है तो ये उसकी डिटेल्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मुझे सप्लायर नंबर और सब चीज़ें चाहिए, हो सकता है मुझे पार्ट नंबर और उसकी क्वांटिटी चाहिए तो मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए हो। लेकिन अगर आप ड्रिल डाउन करना चाहें तो आप सप्लायर की भी डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया डेटाबेस के, हर वक्त सब चीज़ें आपको ना मिले, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन की गई है वही सिर्फ आपसे मिले। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछता है कि अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर बता दो, तो मैं जाके सब ये ना बताऊं कि भाई अब्दुल्ला को जैसे क्लिक करूँ तो उसका मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका मोहल्ला, उसके दोस्त, उसकी फेसबुक आईडी सब आ जाए, जो मैंने मांगी वही आई। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास डेटाबेस अप्रोच के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ठीक है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फर्दर एक स्लाइड ऐड की है, वो मैंने ओरेकल डेटाबेस से उठाई है और इसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और नेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल डिपोर्ट नंबर है, तो डिपोर्ट नंबर मेरे पास एक इंटीग्रिटी है, मींस 2030, इसके अलावा कोई डिपोर्ट नहीं है, एक लॉस एंजलिस में, एक शिकागो, यही दो डिपोर्ट हैं। फिर जब ये इसके अंदर रेफर होंगे तो 2030 ही रेफर हों। ठीक है। ये ना हो कि 2030 और 31, क्योंकि 31 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के डिपोर्ट नंबर यहाँ पे या प्राइमरी की है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये फॉरेन की बन जाएंगे। अब ये फॉरेन की है तो ये मतलब है कि ये यहाँ प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नंबर 666 जो है, ये एक एम्प्लॉय का नाम है, ये इसका SAL है, ये इसका जो भी इसके इन्होंने एट्रीब्यूट डाले हुए हैं, सेल्स वगैरह। तो ये एक इंटीग्रिटी है, मीन्स कि जो चीज़ें वो एग्जिस्ट करे, 666 है तो वो एक स्पेसिफिक डिपो में काम करता है, ये ना कि वो हम यहाँ 31 लिख दें, 31 एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपको समझ आ गई। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या थे, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मैंने आपको एक्सेस में समझाए हैं। वो ये था कि वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये सप्लायर और पार्ट का वन टू मैनी, एक सप्लायर मल्टीपल पार्ट्स को सप्लाई कर सकता है या मल्टीपल पार्ट्स एक सप्लायर प्रोवाइड कर सकता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है। और वन टू वन भी हो सकता है, अगर आप ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई एक सप्लायर है वो एक ही पार्ट रिलेशन प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वन टू वन। इसको क्या कहूँगा, वन टू वन रिलेशनशिप हो जाएंगे कि एक सप्लायर एक ही पार्ट, एक पार्ट बाय वन सप्लायर, इसमें क्या वन टू मैनी रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया आपको। तो इसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये भी क्लियर हो गया तो हम फर्दर जाते हैं। कॉशियस, इफ बिजनेस डजंट गेट द मॉडल राइट, सिस्टम वुडंट बी एबल टू सर्व बिजनेस वेल। तो अगर आप ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इन दो चीज़ों का, अगर इन दो अप्रोचेस का ख्याल नहीं रखेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डीपू नंबर या स्टूडेंट नंबर बता रहे हैं तो वाकई में वो वैसा ही हो, और अगर आप रिलेशनशिप आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपने प्रॉपरली एड्रेस किया है कि वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी है, एंड सो ऑन, ये रेफरेंशियल एंटिटी रिलेशनशिप्स को भी आप थोड़ा सा देख लें नेट पे, और मैं रेफर भी करूँगा कुछ वीडियोस, अगर वो नहीं है तो आपका डेटाबेस वर्किंग नहीं कर सकेगा बल्कि उसमें एरर्स आएंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा समझें। एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसमें थोड़ा सा समझाया कि एक ऑर्डर है, ये हमारे पास एक ऑर्डर है। ठीक है। इस ऑर्डर को मुझे पेन जो है वो चेंज किया। ऑर्डर है, ऑर्डर इंक्लूड्स लाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स में उसकी क्वांटिटीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। तो वन आइटम, ये वन का निशान है, मैनी का है, ये निशान किसका है, ये वन का है, और ये निशान जो है वो, ये जो है इनफाइनाइट या मैनी का है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 ONE, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मैनी। ठीक है। ये वन के लिए वन है, मैनी के लिए या इनफाइनाइट है या फिर ये निशान है। समझ आ गई आप लोगों को। तो वन ऑर्डर इंक्लूड्स मैनी लाइन आइटम्स। ठीक है। मैनी ये लोग कर सकते हैं, एक भी हो सकता है मैनी भी, लेकिन इनको इजाजत है। फिर इसके बाद क्या, मैनी लाइन आइटम्स कॉन्टेन्स पार्ट नंबर। जो पार्ट नंबर होगा वो एक पार्ट नंबर स्पेसिफिक होगा, मतलब वो डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं लेकिन जो उसका पार्ट नंबर होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। ठीक है। फिर मैनी पार्ट्स कैन बी सप्लाइड बाय, मैनी पार्ट्स कैन बी सप्लाइड बाय वन सप्लायर। ठीक है। सप्लाइड बाय वन सप्लायर। ठीक है। इसका यहाँ से कर सकते हैं दोबारा कि वन सप्लायर प्रोवाइड्स मैनी पार्ट्स। ठीक है। मैनी पार्ट्स ये प्रोवाइड कर सकता है। वन सप्लायर हो गया, वन हो गया,
और ये मैनी के लिए मैं इनफाइनाइट डाल रहा हूँ, मैनी पार्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर वन पार्ट कैन बी ऑर्डर्ड बाय मैनी लाइन आइटम्स, एक मैनी डिफरेंट लाइन आइटम्स है, लाइन आइटम नंबर 1 2 3 वो एक पार्ट को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका आपस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। फिर जो मैनी लाइन आइटम्स कैन बी ordered, it can be ordered in one order, belongs to one order, many line items different, जो line items है वो one order पे, तो इसका मतलब ये होगा कि many to इनका आपस में वन का रिलेशनशिप हो गया। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसको भी आप देख लीजिए, बुक में नहीं है डिटेल्स वगैरह, आप फर्दर इसको वन टू मैनी और रिलेशनशिप्स को लाजमी आप नेट पे पढ़ें, इस पे आपके फाइनल में लाजमी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास बिग डेटा के बारे में स्लाइड्स हैं। तो बिग डेटा एक और भी एक नई हमारे पास डायमेंशन है, ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कंप्लीटली, क्योंकि मैं आपको ये रीडिंग असाइनमेंट दूंगा बिग डेटा की, इसके रिलेटेड जितनी भी बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा वेयर हाउस, हडूप, इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस अभी रेफर कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी, ये स्लाइड आप देखें बहुत ज़बरदस्त है। हडूप का कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास इन मेमोरी रैम के अंदर रख के करते हैं। और ओलैप का कॉन्सेप्ट है, ओलैप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओलैप ये होता है कि ऑनलाइन एनालिटिकल, जब आपने रिपोर्टिंग जनरेट करनी है उनके लिए ओलैप आप यूज करते हैं, कि जिसके जरिए टेक्स्ट डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, वेब माइनिंग है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल एक कंप्यूटर इंजीनियर मेरे कजन, उन्होंने मुझे दी, कॉल पे थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल यूफोन का सुपर कार्ड है, तो यूफोन क्या करता है कि ये डेटा डंप करता जाता है हर यूजर का, कि भाई पिछले साल या पिछले 5 साल का सुपर कार्ड का क्या डेटा है, उसकी बेस में देखता है कितने सुपर कार्ड्स के मिनट्स जो हैं वो यूज हो गए हैं, कितने रह गए हैं। और इसकी बेस पे वो पहले 500 का सुपर कार्ड था, 550 का, या आप 600 का आप कह रहे हैं कि शायद 1000 का भी सुपर कार्ड, मुझे कजन ने बताया, मैंने तो खैर यूज नहीं किया, इतने अमीर हम है नहीं कि 1000 का भी कार्ड यूज करेंगे नेट वगैरह के लिए। नेट तो खैर यूफोन का अच्छा ही नहीं है, खैर ऑफ द रिकॉर्ड। तो क्या हुआ, ये ओलैप के जरिए कंपनी क्या करती है, ओलैप के जरिए वर्किंग करती है। ओलैप क्या करता है, वो जाता है और उस डेटाबेस में से डिफरेंट क्यूरीज को सर्च करता है और उनको जो है वो इनसाइट्स देता है। अच्छा, ये एक पुराना बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल था ओलैप, अब यही चीज हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में आ गई है। न्यूरल नेटवर्क हम जनरेट बनाते हैं कि भाई ये नोट्स वापस में मिला दो, और हम क्वेश्चन करते हैं, तो वो फिर न्यूरल नेटवर्क खुद ही उसके आंसर या वेटेज आपको दे देता है कि इस चीज की इतनी वेटेज है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ओलैप को आप, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ लें, इसकी वीडियोस देख लें, ताकि आपको फिर हायर लेवल में समझ आए कि ओलैप स्ट्रक्चर्ड डेटा में इजीली काम करता था, न्यूरल नेटवर्क अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अच्छे तरह से काम करता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऑनलाइन डिफरेंट डायमेंशंस है, डेटा माइनिंग आपके पास है, टेक्स्ट माइनिंग काफी अच्छी आपके पास, बिग डेटा बिग रिवॉर्ड के बारे में उन्होंने बताया। केस स्टडीज आपने लाजमी देखनी है, केस स्टडीज देखी तो आप कल को किसी इंटरव्यू में बैठ के समझा सकेंगे किसी को भी, और आपका अपना जो होराइजन है वो इंक्रीज होगा। केस स्टडीज नहीं देखी तो आपके लिए जस्ट डेफिनेशन ही रह जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर को एंड भी करूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको एक यूट्यूब पे कुछ वीडियोस और चैनल सजेस्ट करता हूँ जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे। ये यहाँ पे हम आ जाएंगे यूट्यूब पे। अच्छा, एक तो यहाँ पे आप देखें, सॉरी अगर आपको अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपके साथ न्यू स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये ओके। अब आपको नज़र आ रहा होगा, आप देखें कि ये सुजुकी मारुति सुजुकी बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एंटरप्राइज डेटाबेस, जितनी केस स्टडीज है सबकी मोर और लेस आपको केस स्टडीज ऑनलाइन पे भी मिलेंगी, आप इसको लाजमी देखें, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद जो है मैं कुछ सर्च कर रहा था, यहाँ पे देखें, ये एक चैनल है यूट्यूब का, इंट्रिसिटी 101, इसके पास सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये कोई एक्सपर्ट, इन्होंने डेटा वेयर हाउस पे डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस पे, डेटा गवर्नेंस पे, लाइफ साइकिल सिक्योरिटी, बिग डेटा पे बनाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस को आपने लाजमी देखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्होंने डेटा वेयर हाउस को बताया हुआ है कि डेटा वेयर हाउस क्या है, और लैब को डिफाइन किया हुआ है, और सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपको चाहिए उन्होंने 3D फॉर्म में बनाई हुई हैं। तो अगर मैं वर्बली बताऊँ उससे काफ़ी बेहतर यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओ लैब के बारे में बताया हुआ है। फिर फर्दर हम देखते हैं कि अगर मैं बिजनेस इंटेलिजेंस को देखता हूँ, तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर देखें इन्होंने पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास, इंट्रिसिटी 10 बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, और उसको फर्दर वन बाय वन कम्प्लेक्स आइडियाज को उसने समझाया हुआ, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। डेटा मेच्योरिटी, डेटा साइंस, व्हाट डेटा साइंस इजंट, तो ये लाजमी देखिए, मैं भी बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग है, अभी मैं भी खुद भी ये वीडियोस देखूंगा। उसके बाद बिग डेटा क्या है, बिग डेटा को समझने के लिए आपने देखना है, तो 3D फॉर्म में इसने बताया है, फिर आपको और भी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। हडूप क्या है, सीक्वल क्या है, और नो सीक्वल क्या है, डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा एज प्लास्टिक, सो ऑन, ठीक है। सो ये बहुत ज़बरदस्त एक है, इसको भी आप लाजमी करें।
अपने साथ। तो ये आज का लेक्चर था, इसके साथ ही लेक्चर जो चैप्टर 6 है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और आई होप आपने चैप्टर एंजॉय किया हुआ। ये बैकबोन है एमआईएस की, और ये बैकबोन है डेटा साइंस की। अगर आपने डेटा साइंस को भी समझना है तो बैक एंड पे क्या हुआ, डेटा साइंस कैसे इवॉल्व हुआ, इन सब चीज़ों को समझें। बहुत सी कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जरिए और आप ओडो के जरिए डेटाबेस को इस फॉर्म में आप जनरेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर अगर आप हायर लेवल पे इंशाल्लाह जाएंगे तो आप डेटा साइंस की तरफ, हडूप की तरफ और फर्दर टूल्स को आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, बाकी जो चैप्टर रह गया वो आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, और मैंने उससे रिलेटेड आपको इंटरसिटी 101 चैनल को रेफर किया है। इसकी वीडियोस आप लाजमी देखें 3D फॉर्म में। उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली डू ईमेल मी एट khawer@utpeshawar.edu.pk। उसके अलावा जो है आई विल बी टेकिंग एन ऑनलाइन सेशन एज वेल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड आई होप कि आप इसको फर्दर अपनी असाइनमेंट, जो आपकी कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट दी गई है उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे सारे, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छा आज लेक्चर देखा, बेसिस पढ़े, इसमें हमने डेटा बेसिस पढ़े। डेटा बेसिस में हमने देखा कि डेटा बेसिस के अंदर डेटाबेस क्या होता है, फिर उससे रिकॉर्ड कोड्स को हमने कैसे जनरेट किया रिकॉर्ड, फिर उस रिकॉर्ड के अंदर हमने फील्ड लेकर आए, फिर फील्ड के हमने बाइट्स देखे, फिर हम बिट्स पे गए। ठीक, इस तरह हमने सब चीज़ें की। फिर उसके बाद हम डेटाबेस पे आए कि डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। फिर हमने देखा कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, और फील्ड्स और हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, टपल्स और रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे गए तो हमने देखा कि भाई किस तरह सीक्वल के जरिए डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। सीक्वल की हमने क्यूरी लिखी, इसमें हमने पार्ट नंबर और सप्लायर नंबर को आपस में मिलाया और हमने प्रोजेक्ट किया, और हमने उससे पार्ट नंबर 130 और 150 को प्रोजेक्ट करके 4 कॉलम्स या 4 एट्रीब्यूट्स हमने हासिल किए। फिर उसके बाद हम आगे गए और हमने देखा कि उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास नो सीक्वल क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या चीज़ है। फिर हमारे बिग डेटा की तरफ, जिसके बाद मैंने आपको इंट्रिसिटी 101 की डिफरेंट वीडियोस को आपको रेफर किया और आपको बताया कि बिग डेटा और न्यूरल नेटवर्क्स और वेब ओलैब जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसकी केस स्टडीज आपने लाजमी देखनी है, उसकी यूट्यूब की वीडियोस भी आप केस स्टडी पे देखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह।